कुछ रहस्यमयी बातें गतांक से आगे। सुरजन काका लगातार अद्विक को पुरानी बातें बता रहे थे। आराध्या की मृत्यु के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद मैं और विकेश तुम्हें लेकर अपने इस गांव में आ गए। अब क्योंकि विकेश तो बिल्कुल ही अकेला था और तुम बहुत छोटे थे, वो अकेला नवजात शिशु को कैसे संभालता, इसीलिए मैंने विकेश को अपने घर में ही रहने का निमंत्रण दिया। थोड़े दिन तक हमारे साथ रहने के बाद विकेश ने कहा, सुरजन, मैं तुम्हारे घर में इस तरह कब तक रहूंगा? मैं नहीं चाहता कि इस वजह से हमारी मित्रता टूटे। इससे बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे घर के पास ही एक घर बनाकर रह लेता हूं। इसके बाद मैंने, विकेश ने और हमारे परिवारजनों ने मिलकर हमारे घर के पास ही विकेश के लिए एक घर बना दिया था। मेरी माता तुम्हारा बहुत ध्यान रखती थी अद्विक, वे तुम्हें प्यार से बाबू कहती थी और तुम्हें अधिकतर अपने साथ ही घर पर ले आती थी। रात में तुम रोते थे तो विकेश तुम्हें अपने पास ले जाता था। उसके पास जाते ही तुम चुप हो जाते थे। कुछ समय इसी तरह गुजरता रहा। एक रात अचानक ही विकेश ने अपनी झोपड़ी में एक दिव्य स्त्री को देखा जो कि तुम्हारा ध्यान रख रही थी। और जब विकेश की नींद खुली तो वो एकदम से अंतर्ध्यान हो गई। विकेश को लगा कि उसका वहम है। अगले दिन विकेश ने मुझे बताया कि उसकी झोपड़ी में कोई स्त्री थी जो तुम्हारा ध्यान रख रही थी। काका की बात सुनकर अद्विक हैरान रह गया और बोला, अच्छा काका, कौन थी वो स्त्री? सुरजन काका बोले, अथु, ये तो ना विकेश को पता चल पाया ना मुझे पता चल पाया कि वो स्त्री कौन थी, पर वो अक्सर रात को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए विकेश की झोपड़ी में आती थी। विकेश ने मुझसे कहा कि वो अक्सर रात में मुझे अपनी झोपड़ी में नजर आती है, बाबू को लोरी सुनाती है और उसका ध्यान रखती है, जबकि झोपड़ी का दरवाजा बंद ही रहता है। वो कहां से आती है और कहां जाती है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला। विकेश को वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही थी। आखिरकार विकेश ने उससे प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो देवी, और यहां इस तरह आने का प्रयोजन क्या है? तब उस स्त्री ने कहा, मैं इस बच्चे को संभालने आती हूं। महोदय, आप मुझसे विवाह करके मुझे कृतार्थ करें ताकि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। ऐसा कहकर उसने विकेश को विवाह का प्रस्ताव दिया। परंतु तुम्हारा पिता विकेश, उसने तो आराध्या की यादों में खुद को पूरी तरह से खोल लिया था। वो आराध्या के मरने के बाद भी पूरी तरह से उसे ही चाहता था। इसके अतिरिक्त वो स्त्री कोई साधारण स्त्री भी नहीं लग रही थी, वो कोई दिव्य स्त्री थी। विकेश ने मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दी थी कि यदि वो कोई साधारण नारी होती तो शायद एक बार बाबू की देखभाल के लिए मैं उससे शादी करने को तैयार हो जाता, परंतु वो कोई दिव्य स्त्री थी। दिव्य स्त्री से शादी करने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। न तो उसने अपने बारे में कुछ बताया और न ही मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जानता हूं। कहीं वो कोई मायावी निकली तो मैं क्या करूंगा? ये बात बताकर काका चुप हो गए। बात करते करते आधी रात हो चुकी थी। दीवार पर बनी काका और अद्विक की परछाइयां अतीत की गहराइयों को टटोल रही थी। अद्विक ने फिर पूछा, अच्छा काका, फिर पिताजी ने क्या किया? काका बोले, जब तुम्हारे पिता ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसने आना बंद कर दिया। उसके बाद वो तुम्हारे पिता को कभी नजर नहीं आई। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरी भी शादी करवा दी वृंदा से, यानी तुम्हारी काकी से। वृंदा दिल की बहुत अच्छी थी। उसने शादी के बाद पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली। तुम्हारे पिता विकेश इस बात से बहुत खुश थे कि विकेश को संभालने के लिए एक मां मिल गई, परंतु विकेश आराध्या की यादों में खुल खुल कर कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार 2 साल बाद विकेश का निधन हो गया। जब तुम बड़े हुए तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें नाड़ी शास्त्र नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता का गम मैं अपने सीने से निकाल नहीं पाया।
मैं नहीं चाहता कि तुम कोई अलौकिक इंसान बन जाओ और ऐसे लोगों के संपर्क में आओ जो इस दुनिया से परे हैं। कहकर दादा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अपने गमछे से आंसू पोंछने लगे। अद्विक की आंखों में भी आंसू आ गए। दीवार पर बनी सुरजन काका और अद्विक की परछाइयां हिलने लगी थीं। दिए में तेल कम हो गया था। वो बुझने के लिए आतुर हो रहा था, परंतु अद्विक ने दिए में तेल डालकर उसकी आतुरता को मिटा दिया। अब वो निरंतर एक ही लौ से चल रहा था। दीवार पर बनी हुई परछाइयां उसी प्रकार से स्थिर हो गई थीं। आंसू पोंछकर फिर सुरजन काका बोले, जब तुम 2 साल के थे तब तक तुम्हें बाबू ही कहा जाता था। विकेश के निधन के बाद वृंदा ने तुम्हारा नाम रखा। विकेश और आराध्या की याद में अद्विक। अद्विक बोला, तो ये है मेरे नाम का रहस्य। काका आंसू पोंछते हुए बोले, हां, वृंदा तुम्हें इतना प्यार करती थी कि उसने कभी खुद की संतान उत्पन्न करने के बारे में तो सोचा ही नहीं। वो तुम्हें ही अपनी संतान मानती रही। अद्विक बोला, हां काका, आपने सही कहा। काकी को मैं काकी जरूर कहता था, पर मुझे उन्होंने मां से भी ज्यादा लाड़ प्यार दिया। अगर मेरी मां होती तो वो भी शायद मुझे इतना नहीं चाहती। काका हंसने लगे। अद्विक ने कहा, वैसे काकी दिल की बहुत अच्छी थी। काका, याद है आपको, एक बार एक औरत आई थी एक छोटे से बच्चे को लेकर। उस औरत ने घूंघट किया हुआ था। वो उस बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी। काका बोले, हाँ अद्विक, मुझे याद है। फिर अद्विक ने कहा, काकी ने उस औरत पर तरस खाकर उसको अंदर बुला लिया था और आराम करने को कहा। उसे खाना खिलाया, बच्चे के लिए दूध भी दिया, परंतु फिर ना जाने क्या हुआ कि वो औरत चली गई। जाते हुए मुझे देख रही थी घूंघट में से। काका बोले, हाँ मुझे याद है। वो घूंघट किए हुए औरत 2-3 बार हमारे घर के सामने आई थी। पता नहीं कौन थी बेचारी। काका एकदम से बात करते करते उदास हो गए। बात करते करते रात का 3रा पहर हो चुका था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अद्विक बोला, एक बात बताइए काका, आप बरखटिया से मिलने क्यों जाते थे? काका एकदम से चौंक गए। वे दीवार पर बनी हुई परछाइयों को देखने लगे और फिर अद्विक की तरफ गौर से देखते हुए बोले, यही प्रश्न बहुत सालों पहले मुझसे किसी ने पूछा था। वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा लगता था देखने में। तब अद्विक भी एकदम पुरानी बात याद करने लगा और कहने लगा, हाँ हाँ काका, मुझे याद है। तब आप घर आए थे और आपने कहा था कि मुझे एक तेरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति मिला था, और फिर बाद में आपने कहा था कि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। सुरजन काका बोले, हाँ मुझे याद है। तेरे जैसा ही एक व्यक्ति था जो मुझे मिला था। उसने मुझसे पूछा था, आप मरघटिया से मिलने क्यों चाहते हैं? अद्विक ने पूछा। फिर आपने उसको क्या जवाब दिया? सुरजन काका बोले, मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या? मैं तुम्हें ना जानता हूं ना पहचानता हूं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मेरा कोई दायित्व नहीं है। ऐसा कहकर मैं तो आ गया था। जब मैं घर आया, तुझे गौर से देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा मोरा बहुत मामूली सा तुझसे मिलता है। तब मैं कितने साल का था काका? अद्विक बोला, तब तो 10 साल का था। पर 10 साल के बच्चे और 25 साल के व्यक्ति में चेहरे में फर्क तो होगा ही ना। पर फिर भी ना जाने क्यों उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे पता नहीं कब से जानता हूं। हरिधन के दादा हरिधन जी का भी उस व्यक्ति से आमना सामना हुआ था। तब हरिधन जी पता नहीं क्यों उस व्यक्ति पर चिल्ला रहे थे कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पर इस बात को ना तो वो व्यक्ति समझ पाया
नहीं मैं समझ पाया। हरिधन जी ने इस बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं, शायद वो उसे जानते होंगे। पर हां, इस बात में तो सच्चाई है कि इस दुनिया में एक जैसे चेहरे के 7 लोग होते हैं। अद्विक बोला, कोई बात नहीं काका, जाने दीजिए पुरानी बात को। पर तुझे तो बता देता हूं, मैं मरखटिया से तो मैं इंसानियत के नाते ही मिलने जाता था। काका बोले। थोड़ी देर बाद सुरजन काका बोले, बातें तो बहुत हो गई बेटा, अब तू थोड़ा आराम कर ले। कहकर वे अपना दीपक लेकर अद्विक के कमरे से चले गए। वहीं अद्विक का काका की बातें सुनकर मन भर आया। वो सोचने लगा कि वो किस प्रकार काका पर संदेह कर रहा था कि उन्होंने उसे नाड़ी विद्या क्यों नहीं सिखाई। अब पता चला कि वे उन सब पुरानी बातों को भुला देना चाहते थे। बेचारे काका तो आज तक अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। तभी अद्विक को याद आया, काका ने उन ऋषिवर का तो नाम बताया ही नहीं। अद्विक ने आवाज लगाई, काका, ऋषिवर का क्या नाम था? पर तब तक काका जा चुके थे। अद्विक ने सोचा, कोई बात नहीं। वैसे भी इस बात में ऐसा कोई संदेहपूर्ण पक्ष नहीं मिल पाया जिससे काका पर संदेह हो। अब अद्विक ने अभी तक चल रहे दीपक को बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए अद्विक अब जल्दी ही नींद के आगोश में समा चुका था। सुबह देर से उठा तो अद्विक को लगा घर में कोई आया है। काका किसी से बात कर रहे हैं। अद्विक आंखें मसलता हुआ बाहर आया। तब तक वो व्यक्ति जा चुका था। कौन था काका? अद्विक ने कहा। सुरजन काका पौधों में पानी डालते हुए बोले, बेटा, हरिधन के दादा हरिधन जी की क्षमा ही है। उसके पिता गिरीश आए थे खाना खाने के लिए बोलने। बेचारे बहुत ही दुखी हो रहे थे अपने हरिधन को याद करके। अद्विक बोला, कौन से हरिधन? उनके पुत्र हरिधन या पिता हरिधन? काका बोले, दोनों ही को याद करके। अद्विक ने कहा, काका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या नामों का अकाल पड़ गया है। हरिधन के पिता गिरीश को जब यह पता था कि उनके पिता का नाम हरिधन है तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी हरिधन रख लिया। सुरजन काका ने बाल्टी एक तरफ रखी और अपने गमछे से हाथ पोंछकर चबूतरे पर बैठ गए और बोले, बेटा, गिरीश अपने पिता हरिधन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उन्हें सम्मान देने के लिए उसने अपने बेटे का नाम भी हरिधन ही रख लिया। तो क्या उनके पिता हरिधन को कोई आपत्ति नहीं हुई इस बात से? सुरजन काका हंसने लगे और बोले, अरे नहीं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। वे तो बोलते थे छोटा हरिधन आ गया। हरिधन के पिता गिरीश बहुत दुखी हो रहे थे। तब से हरिधन गायब हुआ। उसके दादा सदमे में रहने लगे और 2-4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अब उसकी क्षमा ही है। 6 माह हो गए हैं उनका निधन हुए। ब्राह्मणों को खाना खिलाना है तो हमें भी खाने पर बुलाया है। अद्विक बोला, ठीक है काका, पर हां, एक बात तो कहूंगा, हरिधन के दादा हरिधन मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ, ये बात तो है, हरिधन जी तुझे बहुत प्यार करते थे। सुरजन काका बोले। दिन में सुरजन काका और अद्विक अपने मरीजों से निवृत्त होकर हरिधन के यहां चले गए थे, जहां सब पंडित लोग खाना खाकर जा चुके थे। जिन्हें हरिधन के पिता गिरीश ने खाने पर बुलाया था वे आए हुए थे। चंदन भी वहीं मिल गया। दोनों दोस्त पुरानी यादें सोचकर दुखी होने लगे। हरिधन के लिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। हरिधन के पिता बोले, चंदन, अद्विक, तुम्हारा दोस्त तो ना जाने कहां गुम हो गया। उसके सदमे से पिताजी भी चले गए। हमारी जिंदगी तो बोझ बन चुकी है। क्या करें, कैसे जिए उसके बिना? तभी सुरजन काका बीच में बोल पड़े, दिल पर बोझ क्यों लेते हो? अपने दोनों बच्चों चितवन व हरमन की तरफ तो देखो।
तुम ऐसे मन दुखी करोगे तो इन दोनों को कौन संभालेगा? हरिधन के पिता ठंडी सांस लेकर चुप हो गए। हालांकि उनका दिल त्राही त्राही कर रहा था। हरिधन के यहां खाना खाकर सुरजन काका, चंदन और अद्विक तीनों चले गए थे। चंदन अब अद्विक से बातें करने लगा। अब काका अपने उस कमरे में चले गए जहां वो बीमारों को देखते थे। थोड़ी देर में बाहर निकलकर भी बोले, बेटा अधू, तू 1 साल पहले दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां लाया था। अब वे जड़ी बूटियां खत्म होने की कगार पर हैं। इससे पहले कि पूरी खत्म हो जाए तू हिमालय की तराइयों में जाकर जड़ी बूटियां ले आया। जड़ी बूटियों के बिना दवाइयां कैसे बनेंगी? मुझ बूढ़े की तो हिम्मत नहीं है। अद्विक जो कि चंदन से बात कर रहा था, बात रोककर बोला, अरे काका, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा और आपकी दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लाऊंगा। आप परेशान मत होइए। काका ने कहा, ठीक है, कहकर अंदर चले गए। जबकि अद्विक और चंदन, जो कि बरामदे में बैठे थे, उन्होंने बाहर घूमने का विचार बनाया। अद्विक बोला, काका, मैं अभी आता हूं। काका ने अंदर से आवाज लगाई, ठीक है। अद्विक और चंदन दोनों घर से निकलकर खेतों की तरफ चले गए। जब घर कम हो गए और खेत शुरू हो गए, तब सन्नाटा देखकर अद्विक ने कहा, चंदन, मैंने काका से पूरी बात पूछ ली, पर उन्होंने ऐसी कोई संदेहास्पद बात तो बताई नहीं जिसकी वजह से मैं उन पर संदेह करूं। उन्होंने कहा कि वे इंसानियत के नाते मरघटिया को देखने जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। चंदन ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने बिना वजह ही तेरे मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है यार। कुछ बात थी तभी तो बताई ना तूने। दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर हरिधन को याद करते रहे और हंसते रहे। अद्विक पेड़ पर उड़ती चिड़ियों को निहारते हुए बोला, हरिधन के दादा हरिधन जी हमें कितना प्यार करते थे। हाँ, ये तो है मित्र, वो हमें बहुत चाहते थे। तुझे याद है, वो कहते थे घने जंगल में मत जाया करो, वहां कुछ विचित्र अवश्य है। अद्विक ने कहा, वो अक्सर घने जंगल में जाने को मना करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें उस बड़ के पेड़ का कोई राज पता हो? चंदन ने कहा, हो भी सकता है, पर अब वो राज तो उन्हीं के साथ चला गया। पहले पता होता तो पहले ही पूछ लेते। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अद्विक ने कहा, चंदन, मैं कल सुबह हिमालय की तराइयों के लिए निकल जाऊंगा जड़ी बूटियां लेने। वहां से कुछ दिनों बाद ही आऊंगा, तभी मिलना होगा। देख, इस बार गायब मत हो जाना। चंदन ने कहा, जड़ी बूटियां लेकर तुरंत आ जाना। एक दोस्त को खो चुका हूं, दूसरे को नहीं खोना चाहता। अद्विक ने कहा, चिंता मत कर दोस्त, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्रमशः